हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश विषय का पॉन सीरीज देखेंगे और इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट्स तक देखा है। आज हम देखेंगे इस सीरीज का पार्ट नंबर 4। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो आंसर देखते हैं। There are following principles of structural approach। नंबर 1 पे है formation of language habits। Structural approach takes care of the fact learning of a language is a habit formation process। तो दोस्तों, स्ट्रक्चरल अप्रोच में भाषा के ढांचे की प्रक्रिया के तथ्यों के सीखने की आदतों का ध्यान रखा जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये एक ढांचा निर्धारित किया गया है। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसी ढांचे को आदत के रूप में विकसित करके लर्नर लैंग्वेज को सीखता है। क्लियर? एक बार फिर से समझिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच में भाषा के ढांचे की जो प्रक्रिया है, इसे तथ्यों को सीखने की आदत का ध्यान रखा जाता है इसमें। और इसमें यह आपका उदाहरण है, जैसे यस प्लस ओ प्लस वी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें आपको इसी ढांचे को आदत के रूप में विकसित करके जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, वो लैंग्वेज को सीखता है। क्लियर? अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है आपका मीनिंगफुल सिचुएशन। इन दिस अप्रोच द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मीनिंग सिचुएशंस दैट मेक्स द टीचर्स वर्क इंटरेस्टिंग एंड द स्टूडेंट आर एबल टू लर्न द स्ट्रक्चर वेरी वेल। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे इस अप्रोच में शिक्षक लैंग्वेज सिखाने के लिए जो भी सिचुएशन क्रिएट करता है, उसकी मीनिंग होती है। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था एस प्लस ओ प्लस वी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें आपने देखा कि उस स्ट्रक्चर्स के आधार पर जो भी सेंटेंस मेंटेन होंगे, उसकी कुछ मीनिंग निकलेगी। यहाँ पर यही ढांचा शिक्षण के कार्य को रुचिकर बनाता है और छात्र भी इस स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। क्लियर? अब चलिए हम देखते हैं नंबर 3 पर, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच। नंबर 3 पे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच का महत्व। इन द लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज स्पीच इज मोर इम्पॉर्टेंट than reading and writing. The reason is that language is learned orally. First, the speech becomes the basic for acquiring other skills like reading and writing. Instructional speech is given more importance. तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें थर्ड पॉइंट की, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच की, तो भाषा सीखने में लैंग्वेज स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत पढ़ने और लिखने के। कारण यह है कि जो भी भाषा सीखी जा रही है वह मौखिक रूप से सीखी जा रही है और यही आधार भी बनाती है लिखने और पढ़ने में। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच के माध्यम से एक बेस मेंटेन हो रहा है, जिस पर रीडिंग और राइटिंग को भी सीखा जा रहा है। तो दोस्तों, इसलिए ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसका महत्व बढ़ जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच इसकी बढ़ जाती है इसकी। अब हम देखें नंबर 4 पर। नंबर 4 पर हम देखें टीचर लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट इट। द एम्फेसिस शुड बी टीचिंग द लैंग्वेज, इट प्रिंसिपल्स एंड इट्स यूजेज एंड नॉट अबाउट द लैंग्वेज। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो टीचर लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट इट। द एम्फेसिस शुड बी टीचिंग द लैंग्वेज, इट प्रिंसिपल्स एंड इट्स यूजेज एंड नॉट अबाउट द लैंग्वेज। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की,
तो शिक्षक को भाषा शिक्षण में उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए और स्ट्रक्चरल अप्रोच में इसके सिद्धांतों और उपयोगिता का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि भाषा सीखना होता है। यहाँ पे बात करें हम, भाषा को सीखने पर अधिक जोर दिया जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच के माध्यम से। स्ट्रक्चर्स डू नॉट नीड एनी ग्रामेटिकल बैकग्राउंड। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें ग्रामेटिकल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर उस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही लैंग्वेज को सीखने का प्रयत्न किया जाता है। शिक्षक से भी उस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से अपने छात्रों को समझाने का प्रयत्न करता है और साथ ही यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर्स पे बहुत सारे सेंटेंस छात्र बना करके अपने शिक्षक को दिखाते हैं और उसमें जो भी उनकी त्रुटियां होती हैं उसको वो फिर से सही करते हैं। क्लियर। अब हम देखें नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है प्यूपिल्स एक्टिविटी, यानी कि जो भी छात्र हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनके क्रियाविधि कह सकते हैं हम। द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी एक्टिव फॉर लर्निंग द लैंग्वेज इन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पीपल्स इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस एज कंपेयर टू टीचर्स एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर छात्रों से ये आशा की जाती है कि वो एक्टिव होकर भाषा को सीखें। स्ट्रक्चर अप्रोच में छात्रों को अधिक महत्व दिया जाता है शिक्षक प्रतिक्रिया की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और उस स्ट्रक्चर को बेस बनाकर ही छात्र उससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक उन्हें हिंट बस देता है, वो उसमें अपनी एक्टिविटी के माध्यम से यानी कि अपनी क्रियाविधि के माध्यम से वो उस एक स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें पीपल्स एक्टिविटी की तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अपनी एक्टिवनेस के माध्यम से ही चीज़ों को और अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है लैंग्वेज सीखने की, तो लैंग्वेज को वो स्ट्रक्चर्स के माध्यम से और अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे आपके कमेंट हैं कि रेनू मैम कहाँ हैं। तो दोस्तों रेनू मैम मेरी यंगर सिस्टर है। यहाँ पर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे, अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहती हूँ। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको पता ही चल गया कि रेनू मैम कहाँ हैं। बहुत सारे कमेंट थे कि रेनू मैम कहाँ है, रेनू मैम क्या आप चैनल पे नहीं हैं, रेनू मैम के चैनल का नाम चेंज हो गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, रेनू मैम का चैनल का नाम वही है जो था और इस चैनल का नाम टारगेट टीचर जॉब है। तो दोस्तों अब तो आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। आंसर देखते हैं। देयर आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल अप्रोच की विशेषताओं के विषय में देखना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है टू इनेबल द लर्नर्स टू अटेन मास्टरी ओवर एन एसेंशियल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। छात्र सक्रिय रूप से भाषा को सीखें, इसके लिए आवश्यक है कि वो 3000 शब्दों को जाने, कम से कम 3000 शब्दों को जाने, लगभग 3000 शब्दों को जाने, क्योंकि इसके माध्यम से ही वो अपनी लर्निंग पावर को, यानी कि लर्निंग पावर का मतलब यहाँ पे जो भी वो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और नंबर 2 पर हम देखें टू टीच द 4 फंडामेंटल स्किल नेमली ओवर एन एसेंशियल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट पर हम देखें तो ये यहाँ पर छात्र जब आवश्यक रूप से
लगभग 3000 शब्दों को जानेंगे तभी उन्हें शिक्षण के चारों स्किल के विषय में बताया जा सकता है, जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे जो भी लैंग्वेज से संबंधित जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने से पहले यहाँ पे जो छात्र हैं उन्हें अपनी वोकैबुलरी को मजबूत करना है, जिसके लिए उन्हें 3000 शब्दों को जानना आवश्यक हो जाता है। अब हम देखें यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट पर, टू कोरिलेट्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद द रीडिंग लेसन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट पर, यहाँ पर संबंध स्थापित करना होता है रीडिंग लेसन और ग्रामर टीचिंग के बीच, कि किस तरह से जो लैंग्वेज है उसको सीखने के साथ साथ हमें ग्रामर पर भी फोकस करना और साथ ही जो रीडिंग लेसन है उस पर भी फोकस करना है। क्लियर? तो ये आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो दोस्तों जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो तो फिर से आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पे राइट द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के एडवांटेज के विषय में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यहाँ पे पहला नंबर है, इट इस्टेब्लिशेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड बिटवीन द फॉरेन सिंबल एंड द नेटिव वर्ड। पहला नंबर देखें, यह संबंध स्थापित करता है विदेशी चिन्ह और राष्ट्रीय शब्द के बीच, जिससे हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर जो छात्र होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो को रिलेट करने की कोशिश करते हैं और उस को रिलेशन के माध्यम से वो एक बॉन्ड बनता है, जिसके माध्यम से वो उनकी जो मेमोरी होती है वो और स्ट्रांग होती है और साथ ही साथ वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट पर हम देखें, इट इज क्लेम टू बी स्पीडेस्ट एंड श्योरेस्ट प्रोसीडर ऑफ बिल्डिंग अप अ वेस्ट वोकैबुलरी। तो दोस्तों नंबर 2 पर हम देखें तो नंबर 2 है, गतिशील और सफल लोग ये विश्वास भी करते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से अधिक शब्दकोश में वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारी मेन लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसके माध्यम से हम लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से जो हमारी मदर टंग है, उस मदर टंग की जो चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन उसको अदर लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसके बारे में भी लर्नर जानने की कोशिश करता है। तो इस तरह से उसका जो वोकैबुलरी पावर है वो धीरे धीरे विस्तृत होता चला जाता है। क्लियर? अब हम देखें नंबर 3 पर, इट अवॉइड्स एम्बिग्विटी रिगार्डिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर। The learner gets mastery over the vocabulary which ultimately leads to perfect understanding। यह व्याकरण और शब्दकोश की अनिश्चित अवस्था को दूर करता है। सीखने वाला शब्दकोश का मास्टर होता है, जिसके माध्यम से वो अच्छी समझ विकसित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो एक तरह से जो व्याकरण और शब्दकोश के बीच अनिश्चितता होती है, एक तरह से वो चीज़ों को समझने लगता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वोकैबुलरी पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाला भी बना लेगा और साथ ही वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करेगा और वो शब्दकोश का मास्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर वो वोकैबुलरी को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और जिसके माध्यम से वो अच्छी समझ भी विकसित कर रहा है। क्योंकि जब उसके पास वोकैबुलरी पावर होगी दोस्तों, इसीलिए अगर आप यहाँ पे बात करें, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपने यूज किया होगा, आपके शिक्षक ने यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मदर टंग है वो हिंदी है। तो हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी होती है वोकैबुलरी पावर की। अगर आपकी वोकैबुलरी पावर अच्छी है तो आप
लैंग्वेज को अच्छे ढंग से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपकी वोकैबुलरी पावर वीक है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए वोकैबुलरी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अगर वोकैबुलरी पावर अच्छी है तो अंडरस्टैंडिंग पावर अपने आप अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर हम चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट पर हम देखें, इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, ये अधिकतर ज्ञात से अज्ञात सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होता है। यहाँ पर जो चीज़ें हम जानते हैं उसको तो जानेंगे ही, साथ ही जो चीज़ें हम नहीं जानते उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ ये जो मेथड है वो बेस्ड होता है, जहाँ पर मदर टंग के माध्यम से यहाँ पे लैंग्वेज सीखने की बात हो रही, तो लैंग्वेज को सीखते हैं धीरे धीरे करके। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गिव सम मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो आंसर देखते हैं, मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम इसके गुण देख रहे हैं, डायरेक्ट मेथड के क्या गुण हैं इसके विषय में हम देख रहे हैं। इट इज़ नेचुरल मेथड बिकॉज इट एम्फेसाइजेज प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक तरीका है, क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट उच्चारण के लिए प्रैक्टिस होती है, सुनना फिर बोलना। क्लियर? यह एक प्राकृतिक तरीका यानी कि नेचुरल मेथड है, जहाँ पर यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होना है। यहाँ पे इसके पहले जो हम लोग ट्रांसलेशन मेथड देख रहे थे तो वहाँ पे मदर टंग के माध्यम से मदर टंग को कनेक्ट करके हम लैंग्वेज को सीख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट सीख रहे हैं, यहाँ पर नेचुरल तरीके से सीख रहे हैं कि, और साथ ही यहाँ पर विशिष्ट उच्चारण के लिए प्रैक्टिस होती है कि किस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे चीज़ों का, उसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे कि यहाँ पर छात्र पहले सुनते हैं, जो भी लर्नर होते हैं वो पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। क्लियर? अब हम चलें यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट पे। यहाँ पे आपका नंबर 2 पॉइंट हो गया, समटाइम्स सिंपल ड्रामेटिक एक्शन आर नेसेसरी टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, thus it helps in developing imagination and curiosity। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कभी कभी सरल और नाटकीय क्रियाएं आवश्यक होती हैं। इस मेथड में कभी कभी बहुत ही आसान और नाटकीय एक्शन यानी कि क्रियाओं को करना आवश्यक हो जाता है, कुछ शब्दों के अर्थ को आसानी से समझने के लिए। और बात करें, ये कल्पना शक्ति और उत्सुकता का विकास करने में भी सहायता करती है। ये जो मेथड है, यहाँ पे जो लर्नर होते हैं वो अपने इमेजिन पावर का प्रयोग करते हैं, और साथ ही उनके अंदर उत्सुकता होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन के माध्यम से सिखाने का प्रयत्न करता है शिक्षक ड्रामेटिक वे में, जहाँ पर वो एक्शन करके अपने लर्नर हैं यानी कि जो भी उनके छात्र हैं, पीपल्स हैं, उनको सिखाने का प्रयत्न करता है शिक्षक। तो एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है लर्नर के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो उत्सुकता से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक्टिव हैं। क्लियर? अब हम देखें नंबर 3 पर, इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। इस मेथड में वाक्य कथन की इकाई होते हैं। क्लियर? नंबर 4 पर हम देखें, टीचिंग थ्रू दिस मेथड मेंटेन्स इंटरेस्ट, अटेंशन एंड प्लेजर ऑफ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट क्या कह रहा है कि इस मेथड का प्रयोग करके छात्रों में रुचि, एकाग्रता और छात्रों में पढ़ाई के प्रति खुशी और लगन को विकसित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करवाई जा रही है लर्नर्स को, वो विथ एक्शन हो रही है, ड्रामेटिक वे में हो रही है, और जहाँ भी नेसेसरी है वहाँ पे चीज़ों को क्लैरिफाई किया जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर छात्रों में इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही और उनके अंदर अटेंशन भी होगा, क्योंकि जब हम चीज़ों को ड्रामेटिक वे में
अपनी कक्षा में छात्रों को समझाने का प्रयत्न करते हैं तो वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर शिक्षक के लिए है कि वो अपने लर्नर्स, जो भी सीखने वाले हैं, जो लैंग्वेज को सीख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर के चीज़ों को सीखते हैं और उसमें आनंद भी लेते हैं। अब हम देखें नंबर 5 पॉइंट पे, मोर आइटम्स ऑन द सिलेबस कैन बी कवर्ड इन ए शॉर्ट टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट क्या है कि पाठ्यक्रम का बहुत सारा भाग कम समय में ही छात्रों को बताया जाता है। तो जो भी सिलेबस होता है, उस लैंग्वेज को सीखने में जो भी सिलेबस का यूज हुआ है, उसको बहुत कम समय में पूरा कर लिया जाता है, यानी कि कवर कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव वे में पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई तरीके से छात्रों को, जो भी लर्नर्स हैं, उनको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे जो सिलेबस है बहुत जल्दी कवर हो जाता है। अब हम देखें नंबर 6 पर, वर्ड्स स्टार्ट इन रिलेटेड सिचुएशन लीव एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, छात्रों को जो भी शब्द पढ़ाए जाते हैं वो परिस्थितियों से संबंधित होते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क पर अस्थायी छाप छोड़ते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर जो भी चीज़ें छात्र सीखते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्शन के माध्यम से सीख रहे हैं और साथ ही क्लैरिफाई भी किया जा रहा है। तो एक तरह से इन सब चीज़ों के माध्यम से वो अटेंटिव होकर सीखने, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं इंटरेस्ट उनका है। तो एक तरह से जब उनकी रुचि होगी चीज़ों को सीखने में तो वो आसानी से अधिगम कर पाएंगे, एक तरह से सीख पाएंगे, और जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है। यहाँ पे छात्र जो हैं, जो लर्नर्स हैं, वो एक्टिव हैं चीज़ों को सीखने के लिए। तो जो भी चीज़ें वो सीखेंगे वो अस्थायी होगा और वो चीज़ें वो जल्दी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा कि आपको क्लियर हो रहा है, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपना इसी तरह से मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी जोरों से करिए, जिससे कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।